बिग फिश कार। बिलासपुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक सेठ रहता है। वो बहुत धनी आदमी होता है। उसका आगे पीछे कोई नहीं रहता। उसके पास बंटी और सल्लू नाम के दो नौकर रहते हैं। वे दोनों रामनाथ के पैसों पर नजर गड़ाए रहते हैं। उसे मारकर उसका सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये बात रामनाथ को पता नहीं रहती। एक दिन रामनाथ एक रूम में आराम कर रहा था, लेकिन अचानक से वो उड़ जाता है और कुछ कदम चलते ही वो देखता है कि उसका सीलिंग फैन जहां वो नीचे बैठा था वहीं पर गिरता है। उसे देखकर वो सोचने लगता है, अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां से उठ गया, वरना आज मेरे सर का मेदू वड़ा बन जाता। लेकिन आखिर ये फैन गिरा कैसे? ये सोचकर रामनाथ वहां से चला जाता है और उसी रात अचानक से बिजली चली जाती है। वो देखता है कि मीटर का वायर खुला पड़ा है। वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वो हाथ पीछे लेकर सोचने लगता है, अरे नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा, करंट लगा तो मैं तो काला कोयला ही बन जाऊंगा। लेकिन ये आज दूसरी बार है जो ऐसा कुछ हुआ है। आखिर ये हो क्या रहा है? रामनाथ सवेरे ही अपने नौकर बंटी और सल्लू को बुलाता है। उनसे सारी बात पूछता है। अरे बंटी और सल्लू, ये घर में मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? क्या हुआ मालिक? अरे यही, कल वो फैन मेरे सर पर गिरने वाला था और रात को ये मीटर के वायर किसी ने निकाल कर रखे थे। सारी रात बिना फैन के मच्छरों ने मुझे काट खाया। ऐसा लग रहा था कि वो सब मिलकर मुझे उठाकर ले जाएंगे। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता मालिक। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन रामनाथ को उन दोनों पर शक आता है। वो सोचता है कि ये दोनों ही मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। फिर क्या, वो तेजी से अपने कार से जा रहा था कि तभी एक कैनल के पास उसके कार के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और वो कार सीधे कैनल में जाकर गिरती है। लेकिन कैनल में एक बहुत बड़ी मछली होती है। वो मछली उस कार को धकेलते धकेलते हुए किनारे पर लाकर छोड़ती है। इधर रामनाथ कहता है, बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया घर के उस एक्सीडेंट से और इधर इस बड़ी सी फिश से। आखिर मेरे कार के ब्रेक्स फेल कैसे हुए? रामनाथ अपने घर वापस जाता है। दूसरे दिन सल्लू और बंटी को बाजार कुछ सामान लाने के लिए वो उसी कार से भेजता है। वो दोनों कार से बाजार जाते रहते हैं कि उनका भी एक्सीडेंट होता है और उनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। दोनों दर्द के मारे कराहते रहते हैं। अरे मर गया, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे पैर टूट गए मेरे। तभी रामनाथ वहां आता है और कहता है, क्यों बंटी और सल्लू, मुझे मारने चले थे ना? अब कैसा लग रहा है जब खुद के पैर टूट गए? कैसा लग रहा है सबक सीख के? मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब वो फैन और वो मीटर में जो तुम लोगों ने छेड़खानी की। अरे जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है ना, एक ना एक दिन वो खुद ही उसमें जाकर गिर पड़ता है। रामनाथ जी को पता चला। ये बात समझकर दोनों बंटी और सल्लू उनकी माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कीजिए मालिक, हम पैसों के लिए ऐसा कर बैठे, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन रामनाथ उनकी कुछ नहीं सुनता और उन दोनों को नौकरी से निकाल देता है और खुद ही सारे काम करके अच्छे से जीवन जीने लगता है। दोस्तों, लालच करना हमेशा गलत है। अगर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। लालच में आकर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मछलीपट्टनम नामक गांव में चमनलाल नाम का एक मछली का व्यापारी रहता था। उसने मछलियों के व्यापार में बहुत अच्छा पैसा कमाया था। अब वह दूसरे व्यापार के बारे में सोच रहा था। वह अपने गांव वालों के मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन ट्रेन को देखकर उसको एक आइडिया आती है। वह अपनी पत्नी रेखा से कहता है, ट्रेन मॉडल की तरह ही एक बड़ा फिश ट्रेन बनवाकर खेती में राउंड ट्रैक डलवाकर टिकट रखकर सबका मनोरंजन करना चाहता हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है, लेकिन इस गांव में कौन आएगा? तुम्हें तो मालूम है मेरी आदत। अच्छा आइडिया आने पर उसके करने के बाद ही मुझे चैन मिलता है। हमारे गांव के लोगों के लिए वैसे भी कोई मनोरंजन का साधन है नहीं।
तो मैं ये ट्रेन बनवाकर उनका मनोरंजन करना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं जरूर सफल रहूंगा। आप जरूर सफल होंगे, जल्दी से बिग फिश ट्रेन को बनवाइए। इस तरह चमन लाल पत्नी के कहने पर बिग फिश ट्रेन को बनवाना शुरू करता है। थोड़े ही समय में बिग फिश ट्रेन बनकर रेडी हो जाती है। यह देखने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आते रहते हैं। इस तरह मछलीपट्टनम गांव का नाम पॉपुलर हो जाता है। बिग फिश ट्रेन में चमन लाल टिकट बुकिंग के लिए और आए हुए पर्यटकों को सलाह देने के लिए एक एम्प्लॉय जाफर को रखता है। जाफर की चोरी करने की आदत की वजह से वो पर्यटकों के पर्स चुराना शुरू करता है। इस बात के बारे में चमन लाल अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं कौन है जो चोरी कर रहा है। पर्यटकों में से कोई कर रहा है क्या? यहाँ तो जाफर अकेला ही है। उससे पूछा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उस चोर को भी पकड़ना जरूरी है। रेखा, कुछ आइडिया तो दो। आपको जाफर पर सिर्फ शक है। अगर उससे हम पूछेंगे और अगर वो चोर नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। किसी को भी बिना उदास किए यह काम कीजिए। अपने 4 आदमियों को बुलाकर उनके जेब में ब्लेड रखकर घूमने के लिए कहिए, तब असली चोर का पता चल जाएगा। चमन लाल को यह आइडिया बहुत अच्छी लगती है। अगले ही दिन आप लोग बिग फिश ट्रेन में पर्यटक की तरह टिकट खरीदकर अंदर जाइए। आप अपने जेब में ब्लेड रखकर जाना मत भूलना। चोर जो भी हो आपके बैग पैकेट में हाथ रखेगा तो उसका हाथ कट जाएगा। इससे चोर कौन है पता चल जाएगा। जैसे चमन लाल ने कहा था वैसे ही चारों करते हैं। इस बात से अनजान जाफर जेब में पर्स निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसका हाथ कटकर खून निकलना शुरू हो जाता है। चमन लाल यह देखकर, क्यों रे जाफर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? बेचारे पर्यटक यहाँ पर मनोरंजन करने आते हैं और तुम उनका पर्स चोरी करते हो। डायरेक्टली पूछा तो तुम झूठ ही कहोगे, इसलिए इस तरह का आइडिया कर कर तुम्हारा भांडा फोड़ना पड़ा। ये कहकर चमन लाल जाफर को पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में एक अच्छे आदमी को अपॉइंट करके अपने बिग फिश ट्रेन को चलाते हुए सारे गांव वालों का मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक सब्जी वाले की। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रायपुर में सोमेश नामक सब्जी वाला रहता था। वो ठेले पर सब्जी बेच बेच कर अपना घर चलाया करता था। सब्जी सब्जी, ताजा सब्जी, भिंडी, करेला, पालक, ताजा सब्जी। उसी गांव में योगेश नाम का एक चालाक आदमी रहता था और वो सोमेश के पास आकर बोलता है, रुको रुको सोमेश, रुको। आज बड़ी देर से आया है हमारे मोहल्ले में, दिखा जरा क्या क्या सब्जी लेके आया है। एक दिन भी ताजा सब्जी नहीं लेके आते हो तुम। आज भी रूखा सूखा ही लेके आए हो। ये देखो, ये भिंडी कितनी खराब है, और ये देखो टमाटर, आलू सब खराब है। ये कहते कहते योगेश ने आधी किलो भिंडी, करेले को अपने आंगन में फेंक दिया और फिर सोमेश से बोलता है, मैं आज भी तुम्हारी सब्जियां नहीं लूंगा। अब जब कल आओगे ना तो ताजा सब्जी लेके आना, समझे? इस बात पर सोमेश बोलता है, अरे अरे, ये क्या बात हुई भाई? ये सब बिल्कुल ताजा सब्जी है। मैं आज सुबह ही इन्हें मार्केट से लेकर आया हूँ। पता नहीं, गांव के सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे सब्जी खरीदते हैं। बस तुम एक अकेले हो जिसे पूरे गांव में मेरी सब्जी अच्छी नहीं लगती और बोल बोल के सब्जी नीचे फेंक देते हो। तुम्हें नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो हटो यहां से, मुझे जाने दो। इसके बाद सोमेश अपने ठेले को ढकेलते हुए वहां से निकल गया और योगेश जल्दी से अपने आंगन में आया और फेंकी हुई सब्जियों को उठाकर घर के अंदर चला गया। सोमेश अपने मन में सोचता है, इस योगेश के कारण मुझे हर रोज नुकसान हो रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा, लेकिन कैसे सिखाऊं मैं इसे सबक? वो घर आकर ये सब सोचता रहता है और इतने में उसके घर का पालतू तोता सोमेश के कंधे पर आकर बैठता है और तोता सोमेश से बोलता है, सोमेश, ओ सोमेश, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? सब्जी नहीं बिकी क्या? सोमेश अपने तोते से बोलता है, मेरे प्यारे तोते, एक आदमी ने मुझे बड़ी समस्या दी हुई है। उसको बस मुझे कैसे भी करके सबक सिखाना ही है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको सबक सिखाऊं। फिर उसका तोता बोलता है, सोमेश, क्या बात है, मुझे बताओ। हम दोनों मिलकर उस समस्या का हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। फिर सोमेश सारी बात अपने तोते को बताता है और दोनों मिलकर एक उपाय सोचने लगते हैं।
दूसरे दिन सुबह ही ठेले पर सुमेश अपनी सब्जी बेचने निकलता है और इस बार अपने तोते को भी साथ में ले जाता है। बीच बीच में लोग आते हैं और सोमेश से सब्जी खरीदते हैं। इतने में सोमेश योगेश के घर के पास पहुंचता है और उसके घर को पार करके चला जाता है। तभी वहां पर योगेश दौड़ता दौड़ता आता है। सुमेश, सुमेश, हमारे घर के पास से निकले जा रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं तुमने। जरा रुको तो, कहां चले जा रहे हो? फिर सोमेश बोलता है, मैं आपके घर के पास रुकूंगा, आप सब्जी तो मुझसे खरीदेंगे नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूं। इस बात पर योगेश बोलता है, सोमेश, रुको तो, मैं सब्जी लूंगा तुमसे, थोड़ा रुको। ये क्या फिर से खराब सब्जी? तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे। हर रोज मुरझाई हुई सब्जियां लेकर यहाँ आते हो। ये देखो, अब बैगन सड़ा, नींबू सड़ा, भिंडी मुरझाई हुई, ऐसा क्यों लेके आता है? अच्छा सब्जी लेके नहीं आ सकता क्या? ये कहते कहते योगेश सब्जी को एक एक करके अपने आंगन में फेंक देता है और ये सब ठेले के नीचे तोता देखता रहता है। और जैसे जैसे योगेश सब्जियों को फेंकता है वैसे वैसे ही तोता उन सब्जियों को आंगन से उठा के एक टोकरी में डाल लेता है और ठेले के नीचे रख लेता है। योगेश सोमेश से बोलता है, बैगन कितने के दे रहे हो? बोलो। सोमेश बोलता है, 250 ग्राम 10 रुपए में। फिर योगेश बोलता है, ये क्या, इतना महंगा? तुम ज्यादा दाम बोल रहे हो। 250 ग्राम 5 रुपए में दे दो, चलो, फिर मैं तुमसे दूसरे दिन भी सब्जी लूंगा। सोमेश जवाब देता है, नहीं बाबूजी, मैं इतना सस्ता नहीं दूंगा। योगेश मन में कहता है, मैंने तो आज के लिए बराबर सब्जी अपने आंगन में पहले ही फेंक दी है। नहीं देना, कोई बात नहीं, मना कर देता हूं। योगेश सोमेश से बोलता है, सोमेश, तुम मेरे दाम पर सब्जी नहीं दे रहे हो, मुझे तुमसे सब्जी नहीं खरीदनी है। अब जब कल आओगे तो अच्छी सब्जी लेकर आना, ठीक है ना? सोमेश जवाब देता है, अच्छी बात है, कल अच्छी और ताजा सब्जी लेकर आऊंगा। और सोमेश वहां से निकल पड़ता है। बाद में योगेश जब अपने आंगन में मुड़कर देखता है तो उसे वहां सब्जियां दिखाई नहीं देती और योगेश बोलता है, अरे अरे, आंगन में फेंकी हुई सब्जियां कहाँ गई? मैंने तो उसे चोरी की थी। तो फिर मेरे यहाँ चोरी किसने की? सोमेश के अलावा इस गांव में सब्जी भी कोई नहीं बेचता। अब मैं क्या करूं? और सोमेश के कंधे पर बैठता है और कहता है, सोमेश, ओ सोमेश, देखा हमने उसको कैसे सबक सिखाया। कल से वो तुमको पैसे देकर ही तुम्हारी सब्जी खरीदेगा। सोमेश बोलता है, हाँ, तुमने अच्छा उपाय बताया मेरे दोस्त। इसके बाद सोमेश और तोता वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी किसी को भी हमेशा धोखा नहीं दे सकेगा, इसलिए ईमानदार बनिए और ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।